अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ उनकी रिटायरमेंट से पहले ही एक महाज बना लिया था और इस महाज के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया जा रहा था खुलकर, बल्कि मुख्तलिफ नामुनासिब अलक़ाबात से उनके खिलाफ जो एक भरपूर मुहिम चलाई गई वो हमारे सामने थी। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने तमाम बंदिशों को बलाए ताक रखकर जनरल बाजवा का नाम ले डाला है और अपने दौर में होने वाले तमाम मसाइल का जिम्मेदार सिर्फ उन्हीं को ठहराया और खुद को तमाम नाकामियों से बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया। इमरान खान के बकौल जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली, लेकिन इमरान खान माजी में जनरल बाजवा की शान क्या कसीदे पढ़ते थे, दोनों मुलाजा फरमा लें। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज जो हमारे पास जब मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मिलिट्री अंडर जनरल बाजवा, दिस करंट आर्मी चीफ, ही इज प्रोबब्ली द मोस्ट प्रो डेमोक्रेटिक मिलिट्री मैन वी हैव सीन। जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कह, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है, अजीब उसकी वैसे एटीट्यूड देखे। लेकिन हुआ क्या एंड में? फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। बदकिस्मती से अब साबिक वज़ीर आज़म की इस बेलगाम इल्जाम तराशी को पीटीआई हलकों से भी भरपूर तक़वियत मिल रही है, लेकिन दिलचस्प तौर पर इस मुहिम को उनके इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने सख्त नापसंद किया। पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही ने कमर जावेद बाजवा मुखालिफ पीटीआई मुहिम को ना सिर्फ गलत करार दिया बल्कि यह इंकशाफ भी किया कि तहरीक अदम एतमाद को बज़ाहिर नाकाम बनाने के लिए जनरल बाजवा के कहने पर मुस्लिम लीग काफ ने पीटीआई का साथ दिया। मोनस इलाही अपने इस बयान से साबिक वज़ीर आज़म के जनरल बाजवा से मुतालिक शक को तो दूर करने की उन्होंने कोशिश की। अभी पीटीआई मोनस इलाही के इस बयान के धचके से बाहर नहीं आई थी कि मोनस इलाही के वालिद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कई धचकों का सामान कर डाला। पहले तो उन्होंने मोनस इलाही की जानिब से जनरल बाजवा के कहने पर पीटीआई को सपोर्ट करने के मौक़िफ़ की तस्दीक की, लेकिन साथ ही वो साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से रवा माही असम्बलियाँ तहलील करने के मौक़िफ़ की उन्होंने नफी कर दी है। परवेज इलाही की बकौल मार्च से पहले असम्बलियाँ तहलील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को लगाने का मलबा जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन पर डाला, जिनके बकौल जनरल फैज़ ने उनकी बात ना मानकर पंजाब के 4 साल ज़ाया करा दिए। काफ लीग की जानिब से इन बयानात ने जहां एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, वहां बतौर इत्तेहादी पीटीआई को भी एक नई मुश्किल में डाल दिया है। सियासी और इदारों से जुड़े मामलात के अलावा कानूनी मामलात भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पीछा कर रहे हैं। आज ही की खबर यह है कि तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है और इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिया गया और बरतरफी का यह केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को लेकर किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं। इसी के साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पंजाब में गवर्नर राज की बजाय इन हाउस तब्दीली से मुतालिक इकदामात शुरू कर दिए गए हैं और जराये के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए अदम एतमाद लाने की बजाय एतमाद के वोट का ऑप्शन शायद इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीआई और काफ लीग का जो इत्तेहाद है, एतमाद का वोट अगर वो ना ले सका तो वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन होगा और इस मुतालिक काफ लीग के 6 अरकान की चौधरी शुजात कैंप ने वापसी पर काम हो रहा है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से अहम मुलाकात भी हुई। तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, वैसे तो 2 दिनों में चौधरी साहिबान ने जो इंटरव्यूज दिए मोनस इलाही ने और परवेज इलाही ने काफी शॉकिंग और रिवीलिंग थे, लेकिन मोनस इलाही का यह कहना कि पीटीआई की हिमायत के लिए उन्होंने जनरल बाजवा से बाकायदा इजाजत ली थी और उन्होंने कहा था कि आप पीटीआई का साथ दें।
क्या ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से थी? कुछ शॉकिंग है आपके लिए भी, क्योंकि जब अदम एतमाद हो रही थी तो नून लीग तो ये कह रही थी कि न्यूट्रलिटी आ चुकी है और वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मोनस इलाही का ये कहना कि जनरल बाजवा के कहने पर वो पीटीआई के लिए वजारत आला का इत्तेहाद किया। देखिए आदिल, हमारे लिए ये बात बिलाशुबा बहुत हैरान कुन और परेशान कुन थी, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब सबके सामने इत्तफाक कर चुके थे कि वो हमारे साथ इस पूरे नो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और उन्होंने दुआए खैर भी की, और फिर यकायक हम भी इस पे परेशान थे कि क्या ऐसा हो गया है कि परवेज इलाही साहब ने चेंज ऑफ हार्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर वो उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर किया, मेरा ख्याल है कि सबसे मोतबर गवाही तो खुद उनकी अपनी ही हो सकती है, और चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब अगर ये कह रहे हैं तो हमारे पास तो कोई और जरिया नहीं कि जिससे हम उसकी तस्दीक कर सकें या ना समझें कि ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा इकबाल साहब, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक शो में ये बात की कि उन्हें अब जवाब देना चाहिए ये जो जनरल बाजवा साहब को। क्या आप समझते हैं कि उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, तो मैं समझता हूँ कि पुलों के नीचे से काफी पानी गुजर चुका है और अब बात उससे बहुत आगे चली गई है, और ये जो हुकूमत पंजाब में बनी है इसको तो हमने तब्दील कर दिया था, और फिर अब जो पीटीआई इस वक्त पंजाब के अंदर विराजमान है, मेरे नज़दीक तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन है वो उस फैसले के खिलाफ अभी तक इल्तवा में है, जिसको कि फौरी तौर पे लगना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जिसमें कहा था कि लोग डी सीट भी होंगे और उनके वोट भी नहीं गिने जाएंगे, ये इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अक्सरियत माहिरीन की है उन सब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसग्रेस किया है अपने मैंडेट से और आइन को तब्दील किया है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन, और नो कॉन्फिडेंस के अंदर अगर आपका वोट काउंट नहीं होगा तो अमलन आपने वो शिक ही आइन की मतरूक कर दी है, और आइन की किसी शिक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतरूक नहीं किया जा सकता, उसके लिए आइन में तब्दीली ही दरकार होती है। तो ये एक खास फैसला जिसके हवाले से बहुत से आइनी माहिरीन के और हम सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके नतीजे में पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आई है, और जब से ये हुकूमत आई है पंजाब के अंदर जो इंतज़ामी इनारकी है, जिस किस्म की करप्शन हो रही है, जिस तरह पंजाब को बराए फरोख्त लगाया गया है, आप अगर लाहौर जाएं और आप लाहौर में जाके जो कहानियां सुनेंगे, किस तरह वहां दुकानें खुली हुई हैं, किस तरह पंजाब की जमीनों के सौदे हो रहे हैं, किस तरह पंजाब में बंदर बांट इंतजामी ओहदों की हो रही है, तो आप शशदर रह जाएंगे कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और उस जमात के तहत हो रहा है कि जो खुद को बड़ा तहरीक इंसाफ कहती है, और वो पहले ही जो उस्मान बुज़दार साहब के जमाने में मॉडल कर चुकी है। ये मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार 2 मॉडल चल रहा है आजकल। लेकिन एहसन साहब, उस्मान बुज़दार 2 मॉडल तो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, इससे पहले आप ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो चुके थे, दुआए खैर भी हो चुकी थी, तो जाहिर बात है ये तो फिर पीडीएम की फैसला साजी पर भी सवालात उठ सकते हैं कि अगर इस वक्त करप्शन और अनारकी वहां पे है तो अगर आपके भी वो वजीर आला होते तो ऑब्वियसली यही बात होती है। साथ में ये बताइएगा कि मार्च तक तो परवेज इलाही साहब क्लियर कर चुके हैं कि नहीं तोड़ने वाले असेंबली तहलील नहीं होंगी, तो अब आपके पास प्लान क्या है? जरदारी साहब आज चौधरी शुजात से भी मिले, क्या अदम एतमाद एक दफा फिर आप लेके आएंगे, दोबारा ट्राई करेंगे कि शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं वो वजीर आला पंजाब बन जाएं? देखिए, जहां तक आपने बात की कि अगर परवेज इलाही साहब हमारी हुकूमत में होते तो क्या करते, कोई भी वजीर आला अपनी पार्लिमानी अक्सरियत के खिलाफ नहीं जा सकता, और अगर एक माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर है तो उसको हर सूरत मेजॉरिटी पार्टी के मंशूर के ऊपर अमल करना पड़ता है। और यहाँ पर तो हम देख चुके हैं कि पीटीआई का पंजाब में मंशूर जब उसका अपना वजीर आला था तब भी लूट मार का था, तब भी मिस गवर्नेंस का था, तब भी इंतजामी ढांचे को उन्होंने अपने जाती मुलाजमों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की,
6-6, 8-8 चीफ सेक्रेटरी आईजी तब्दील होते थे, दर्जनों सेक्रेटरी तब्दील होते थे, एक एक 2-2 महीने बाद कोई अफसर अपनी नशिस्त पे नजर नहीं आता था। तो जिस तरह उन्होंने पहले अपनी हुकूमत के दौरान चलाया, उसी तरह ही अब परवेज इलाही साहब के दौर में भी वही PTI 2 जैसे मैंने कहा उस तरह चल रही है। बाकी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उनको देखेंगे, उन पे गौर करेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर एनार्की हो रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को जायजा लेना चाहिए, क्योंकि हम तो कोई मामूली किसी DG FIA की ट्रांसफर होती थी तो हमें तो नोटिस आ जाता था, सुओ मोटो नोटिस आ जाता। अब पंजाब के अंदर मैं हैरान हूं कि 7 महीने तक PTI ने बल्दियाती इदारों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चीफ जस्टिस का फैसला, उसे पैरों तले रोंदा। इतनी यानी कि बेइज्जती किसी मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 के फैसले की नहीं होती जितनी उस्मान बुज़दार और इमरान खान ने लोकल गवर्नमेंट के मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती किया। बेइज्जती बहुत काबिल इज्जत लफ्ज है कि 7 महीने तक होगा, कर लो जो करने, हम नहीं बहाल करते बल्दियाती इदारे। सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें बुला के ये भी नहीं पूछा कि आप हमारा फैसला क्यों नहीं कर रहे। मैं ये हैरान हूं कि ये जो अदालती निजाम का एक ब्रेवन कह लीजिए कि जिसे कोई पूछ ही नहीं सकता, ये अदालत की तौहीन करे, इसको कोई नहीं पूछ सकता, ये अदालत के मैंडेट को मिसयूज करें, कोई नहीं पूछ सकता। और हम तो आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और 6-6 महीने पेशियां भुगतते हैं हमारे लोग। लेकिन ऐसा सब क्या आप नहीं समझते कि क्या नहीं समझते आप कि उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने 3.5 साल बड़ा खुल के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जगह जगह सपोर्ट किया, कोई भी प्रॉब्लम होती वही होता, और अब तो मुनस इलाही साहब के बयान से भी ये साबित हो गया। तो क्या अब आप समझते हैं कि अब तो चेंज ऑफ कमांड हो चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वाकई मुनस इलाही की बात ठीक है तो फिर PDM की फैसला साजी पर भी सवालात तो उठते हैं कि जब आपको बताया जा रहा था कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने परवेज इलाही साहब को कहा कि जी आप PTI के साथ चले जाएं, तो ये तो बड़ा अहम सवाल है जो आपको उठाना चाहिए। देखिए, इसका जवाब तो जनरल बाजवा दे सकते हैं या चौधरी परवेज इलाही साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात में मैं बड़े अदब के साथ, मैं एक पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से कहना चाहता हूं, मैंने इस पर ट्वीट भी की है कि अब रिपोर्टेडली ये इतलात हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब साकिब निसार साहब ने कनाडा में जाके इतराफ़ किया कि मैं पता नहीं 8 या 9 दफ़ा रात को इमरान खान साहब से मिला था जब पनामा केस चल रहा था। साकिब निसार साहब ने जो मुल्क के अंदर एक जुडिशल कू की बुनियाद रखी। आप देखिए 2017-18 में पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि ये टॉप 20 इकोनॉमीज में 2030 तक शामिल हो जाएगा। CPEC जो है वो हमारा पूरी दुनिया में ब्रांड इमेज बन गया था। अमेरिका, बरतानिया, जापान के सफीर मुझे आके मिलते थे, एक सवाल करते थे कि बताइए हम CPEC के तहत कहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। आज हम जिस हाल को पहुंचे हुए हैं, ये जो एक अदालती फैसले थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक पनामा में पकड़ के तो अकामा में नाअहल किया, और फिर जिस तरीके की एक GIT ने निगरानी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तफ्तीश की, और अभी आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा के केस के अंदर पता चला कि कोई लिंक नहीं है जिसमें नवाज शरीफ साहब को उस प्रॉपर्टी के साथ इम्प्लीकेट किया जा सकता। तो इस तरह के जो फैसले हैं, इन्होंने आज पाकिस्तान को कितनी बड़ी मुआशी और इक्तसादी कीमत अदा करने पे मजबूर किया है। और पिछले 4 सालों में जो हुकूमत आई उसके नतीजे में उसने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। आज हम सुबह शाम उन कांटों को चुग रहे हैं, उन माइंस को साफ कर रहे हैं जो इमरान खान साहब 4 साल बिछा गए हैं, और अगर ना खास्ता इनको मजीद 4-6 महीने मिल जाते तो पाकिस्तान तो श्रीलंका से भी शायद आगे पहुंच गया होता। जो भी जिम्मेदारान थे, ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट हुआ जिस तरह आप बता रहे हैं, प्रोजेक्ट इमरान खान, जिम्मेदारान को क्यों नहीं आप कटहरे में? अब तो आपकी गवर्नमेंट है ना, कमीशन अनाउंस कर दें, जो भी हो, चाहे उनमें जुडिशरी शामिल थी, कोई और शामिल था, जो भी। ये चीजें जो है अवाम के लिए मेरा ख्याल है गौर करने की। हम जब 2013 में आए थे तो नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा साहिब मशवरा किसी ने दिया था कि मियाँ साहब या आप माजी ड्राई क्लीन कर लें या मुस्तकबल तामीर कर लें, ये दोनों रास्ते एक कश्ती पे तय नहीं हो सकते। हमारी इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह ये है कि हम मुआशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर
कोलैबोरेशन पैदा करें, हम एक इत्तेफाक और यकजहती की फ़ज़ा पैदा करें। देखिए, इस वक्त क्राइसिस जो है ना दुनिया में इतना बड़ा है कि अमेरिका और यूरोप जैसी मईशतों की चीखें निकल गई हैं। 40 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो डिफॉल्ट के वर्ज पे पहुंच गए हैं महंगाई और रिसेशन की वजह से। तो इस वक्त हमारी सारी तवज्जो ये है कि हम मुल्क के अंदर किस तरह मुस्तकबिल के लिए सबको यकजा करें, इत्तेफाक और इत्तेहाद और अमन और इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान को इन मुश्किल बहरानों से जो मुल्क के अंदर और जो इस वक्त आलमी मईशत में पैदा हो चुके हैं उनसे निकाल के आगे लेके जाएं। अगर हम पड़ जाएंगे पिछले झगड़ों में और पिछली चीजों में तो फिर एक इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा मुल्क के अंदर कि हम इस कश्ती को किनारे नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक, ऐसा साहब, ये जो आपने बड़ी एक अहम बात की कि मुस्तकबिल के लिए जरूरी यह है कि इत्तेफाक पैदा किया जाए, सबको यकजा किया जाए, और उसमें ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ भी इसी का हिस्सा है। तो वो तो आपसे मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, कौमी असम्बली में वापसी के लिए भी तैयार हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात की तारीख दे दें। तो अगर तारीख एक महीना दो पहले दे दी जाए उसमें क्या कबाहत है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि कोई भी सियासतदान मुज़ाकरात का इनकार नहीं कर सकता, और हमने भी पीटीआई को ये कहा है कि सड़कों की सियासत छोड़ें। आपने इतने यू टर्न लिए हैं, एक मुल्क के लिए मुस्बत यू टर्न लें और असेंबलियों के अंदर वापस आएं और असेंबलियों में आके इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पे इत्तफाक राय पैदा करें ताकि अगला इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ ना हो। और जहाँ तक अगला इलेक्शन है, देखिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद फैसला कर लें। सिंध और बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या इलेक्शन सिर्फ मियां वाली के जिला काउंसिल का होना है? देखिए, 6-8 महीने तो वहां आप इलेक्शन का नाम नहीं ले सकते। फिर सिंध की हुकूमत का मौकफ है कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो पिछला मरदमशुमारी थी उसकी कंडीशनल अप्रूवल दी थी कि ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल होगी और अगला जनरल इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होगा, और उस मरदमशुमारी के नताइज अप्रैल में मुतवक्के हैं। इसके बाद 4-5 माह लग सकते हैं इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करने के। उसका भी एक आईनी तरीकेकार है, उसको आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। तो आप कुदरतन फितरतन ऐसा सब ताखीर भी हो सकती है, इंतखाबात में ताखीर भी हो सकती है, कार्ड्स पे है, ताखीर भी हो सकती है, मतलब कबल अज़ वक्त तो छोड़ें कि टाइम पे भी ना हो। नहीं, मैं तो समझता हूं कि टाइम पे ना होने की इस वक्त कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन इस वक्त जो आपके मुल्क के अंदर इंतजामी मामलात हैं, जो आईनी और कानूनी पेचीदगियां मरदमशुमारी के हवाले से हैं, और सिंध और बलूचिस्तान की जो बहाली का अमल है, इस हवाले से कुदरती फ्रेमवर्क बनता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, अगस्त के बाद अक्टूबर में आम इंतखाबात हों, और इसके लिए पीटीआई को चाहिए कि आके असेंबली में बैठे एक इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पे इत्तफाक करे ताकि जब अगला इलेक्शन हो उसके बाद मुल्क में किसी किस्म की बदअमनी पैदा ना हो। हमें स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए, अगले 10 साल पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबल ऑर्डर चाहिए ताकि हम अपने मुआशी मामला को दुरुस्त कर सकें। ठीक है, एहसन साहब, आखिर में बताइएगा, आज एक खबर आई जराए से कि जी नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं वतन वापसी का। इसको क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो फैसला कर चुके हैं और जल्द हो सकता है इसी महीने आ जाए? देखिए, नवाज शरीफ साहब जरूर पाकिस्तान आएंगे, ये उनका बुनियादी हक है, और उन्हें गैर फितरी तौर पर सियासत से अलहदा किया गया था, और जिन फैसलों के तहत किया गया था आज कोई भी शख्स उन फैसलों को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और लिहाजा जब भी आम इंतखाबात होंगे उससे पहले उन्हें ज़रूर आना चाहिए ताकि वो अपनी पार्टी की कैंपेन को लीड कर सकें, और इंशाल्लाह वो मुनासिब वक्त के ऊपर फैसला करेंगे और ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान उनकी दिल और जान है, उनकी जमात है, उनके करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आके अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। ठीक, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, परवेज इलाही और मोनिस इलाही के धमाका खेज इंटरव्यूज आपने देख लिए होंगे। पहले वो कहते थे कि जब भी इमरान खान कहेंगे हम तहलील कर देंगे, अब वो कह रहे हैं कि मार्च तक कोई सीन ही नहीं है। तो ज्यादती नहीं हो गई पीटीआई के साथ थोड़ी सी? देखें, मेरा ख्याल है कि शायद वो जो परवेज इलाही साहब हैं और जो मोनिस इलाही साहब हैं, दोनों के बयान जो हैं, उन्होंने खान साहब के पास जाके भी ये बात की कि जिस दिन आप कहेंगे
उस दिन हम ये कर देंगे। और अभी भी उन्होंने जो लास्ट मुलाकात खान साहब से की है उसमें भी उन्होंने खान साहब को यकीन दिलाया कि ये आपकी अमानत है और जैसे आप चाहेंगे जब कहेंगे उस दिन ये काम हो जाएगा। अब वो जो इंटरव्यू था वो मेरी समझ से तो बाला तर है कि वो क्या ये सजेस्ट कर रहे थे कि इमरान खान को मार्च तक ये काम नहीं करना चाहिए, या वो ये कहना चाह रहे थे कि वो ये काम मार्च तक वो नहीं करेंगे। और अगर ऐसी बात है तो वो बात साफ सामने आ जाएगी, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने तय कर लिया है कि वो जो कुछ भी हो तो दिसंबर से पहले दिसंबर के अख्ताम से पहले ये असेंबली डिज़ोल्व करेंगे और इलेक्शन के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे, प्रेशर इलेक्शन का डाला जाएगा उसके ऊपर। देखिए साहब, उनके दोनों के बयानात, मोनिस इलाही साहब के और चौधरी परवेज इलाही साहब के, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वाजे दो टोक वो कह रहे हैं। दूसरा ये कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर तक के बाद भी ताखीर भी हो सकती है इंतखाबात में। अगर परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ते तो क्या आप अदम एतमाद लाकर उनको फारिग करवा देंगे? क्योंकि लग रहा तो ऐसे ही है, और आपकी पार्टी में भी ये बात चल रही है कि 10 सीटों वाली एक पार्टी जो है वो पूरी हुकूमत हाईजैक कर गए हैं अपने साथ। नहीं, हमने ऐसा कोई एक्सट्रीम अभी सोचा नहीं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा। मेरा अब तक ये ख्याल है, सियासी मेरा अपना जो तज्जिया है, कि वो खान साहब से इनकारी होंगे नहीं। अच्छा, इसकी दो वजूहत वो खुद कह रहे हैं। एक तो मैं समझ रहा हूँ कि जो चौधरी साहबान तो नहीं कहना चाहिए, तो अलहदा हो गए। इन्होंने जो मोनिस इलाही ने और चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो एश्योरेंस दी है खान साहब को, और जो बार बार उन्होंने ज़बान दी है कि जी वो ऐसा करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उससे पीछे हटना भी उनके लिए शायद मॉरली मुमकिन ना हो। लेकिन दूसरी चीज़ ये देखें कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये चौधरी साहबान ने कभी भी बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के सियासत की नहीं। वो इक़्तिदार किसी का भी हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो PMLN का हो, वो परवेज़ मुशर्रफ का हो, वो इंटरिम गवर्नमेंट हो, वो कुछ भी हो, चौधरी साहबान हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ भी इक़्तिदार में ही रहे वो। सो अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर तो जो इस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि वो अब न्यूट्रल हो चुके हैं और अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, वो अगर करेक्ट है तो ये चीज़ सामने आ जाएगी, और अगर इनकरेक्ट है या इसके अंदर इमाम है तो वो भी चीज़ अब सामने आ जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इमरान खान कोई भी इंतहाई कदम उठाने से कासिर नहीं होंगे, ये इस हैंडीकैप के बावजूद। अगर इस वक्त कोई इमरान खान का अपना पार्लिमानी साथी, उनकी पार्टी का बंदा, या कोई एलाइज का ऐसा फैसला कि वो इमरान खान को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, वो टोटल एक पॉलिटिकल डिज़ास्टर की तरफ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी साहिबान को भी ये फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि वो इमरान खान का साथ देंगे या इमरान खान का साथ। लेकिन इस्माइल साहब, असल सवाल ये है ना कि अगर परवेज इलाही साहब ये फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं देना, असेंबली तहलील नहीं करनी, तो आप फिर क्या करेंगे? साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर आपका साथ दिया, तो आपसे तो सवाल यही होगा कि उस वक्त तो डंडोरे ये पीटे जा रहे थे कि इमरान खान साहब की जमहूरी इक़्तिदार और उसके लिए जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ काफ लीग दे रही है, आपने तारीफों के उनके पुल भी बांध दिए। तो अब तो आपकी पार्टी के अंदर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों फैसला साजी में आपसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि आपने उठा के पूरी पंजाब हुकूमत उनको दे दी? देखिए, नंबर वन तो ये कि हमारी जाहिर है कि हमें इन 10 सीटों की ज़रूरत थी और हमारी मजबूरी थी, हमने करना था। हमारा कंफर्ट लेवल भी उनके साथ डेवलप हो गया था, और हमें नहीं मालूम कि बाजवा साहब ने कब इनके साथ बात की और क्यों इनके साथ बात की है, इन्होंने कब बात की बाजवा साहब से, वी हैव नो आइडिया। बाजवा साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई किसी चीज़ के ऊपर। ये इन्होंने बात की, इनको एश्योरेंस दी, ये आए, ये वज़ीर आला बने, इनको पूरी सपोर्ट दी। PTI ने 178 सीटें अपनी उठा के इनके हवाले कर दी, इनके पीछे खड़ी कर दिया हमने। और मेरा ख्याल है कि इतने सियासी शऊर रखते हैं चौधरी बरादरान कि वो इस चीज़ को समझेंगे कि आने वाले वक्त में भी इनका कैरियर, इनका सियासी कैरियर, सियासी मुस्तकबिल किधर है। अगर वो अपना सियासी मुस्तकबिल देखते हैं PDM के साथ और वो समझते हैं कि वहाँ उनको ज़्यादा ताबनाक उनका सियासी मुस्तकबिल है और वो पंजाब में इलेक्शन भी जीत जाएंगे PDM के साथ खड़े होकर, आसिफ अली जरदारी उनको वोट भी दिलवा देंगे और नवाज शरीफ उनको वोट दिला देंगे और वो उनकी सपोर्ट से काम हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इतनी कच्ची गोलियां चौधरी परवेज इलाही ने भी नहीं खेली कि वो इस तरह से बगैर सोचे समझे इस आग में कूद जाएंगे। तो फैसला डिफ़िकल्ट उनके लिए भी होगा। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो, जब इमरान खान साहब फैसला करेंगे
तो चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ खड़े। अच्छा, बताइएगा 6-7 माह में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस वक्त तो वुज़रा और आपके MPs MNAs वो तो हल्कों में तरक्याती काम करवाते हैं, ये जो बिल्कुल आप इस तरह लग रहा है कि पैर पर अपने खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाले मामलात हैं, रिफॉर्म्स हैं, निगरान हुकूमत है, सब आपके बगैर जो है वो फैसले हो जाएंगे। दूसरा सवाल जो आपने किया, ये बात हमारे यहाँ डिस्कस भी हुई, लेकिन खान साहब का ये ख्याल है, राइटली सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पर मुतामिल नहीं हो सकता मज़ीद 8-9 माह इस हुकूमत को बर्दाश्त करने का। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान एक माशी डिज़ास्टर की तरफ जा रहा हो, आप घर पे कैसे बैठ सकते हैं? मुझे कोई बता दें शाज़िब, कि अगर आप मुझे कह दें कि इनका कोई एक वो है रास्ता इन्होंने बनाया है, कोई रोड मैप है, कोई बता रहे हैं 2 महीने बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, देयर इज़ नथिंग, नील ज़िल्च, कुछ इनके पास नहीं है मौजूद। और ये पाकिस्तान को एक ऐसे दहाने पे डिज़ास्टर ख़तरनाक तरीके से ले जा रहे हैं कि हम वेट नहीं कर सकते। तो ये खान साहब की जो थ्योरी है कि भले हमें शायद इसका नुकसान हो जाए, ये असेंबली डिज़ोल्व करने का, जो पार्लियामेंटेरियन से अपने हल्कों में काम करना चाह रहे थे वो काम ना हो, लोग शायद नाराज़ हो जाएं, लेकिन हमें ये पाकिस्तान बचाने के लिए ये इंतहाई कदम उठाना है और हमने ये फैसला कर लिया है कि हम ये उठाएंगे। अच्छा, इसलैंड और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात में काफ़ी खलीज आ गई पिछले 7-8 महीने में, अब तो नया सेटअप भी आ चुका है, लेकिन इमरान खान साहब की ऐसी स्टेटमेंट्स की जी, जनरल बाजवा जो थे वो सारी सब चीज़ के कसूरवार थे, डबल गेम खेल रहे थे, क्यों आप फिर ऐसे बयानात दे रहे हैं कि ताल्लुकात, क्योंकि वो इस इदारे के सरबराह रह चुके हैं 6 साल। नहीं, हमारे रिलेशंस क्यों ख़राब होंगे मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या चीज़ हमने कर दी है कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए? प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आर्मी, हमें तो आर्मी की मैं अगर आपसे बात करूं तो हमें तो बड़ी इज़्ज़त है। हमारे वो जवान जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो शहादतें देते हैं, जो बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं, जो मुल्क के लिए जान देते हैं, उनसे बड़ी अजीम कुर्बानी और क्या हो सकती है? लेकिन अगर कोई एक शख्स के ऊपर आपको इतराज़ है और वो अपने आप को इदारे के साथ मुंसलिक कर ले कि जी आपने मुझे कहा तो बस इदारे को बुरा कह दिया, बस आपने मेरे में बात की तो इदारे, भाईजान इदारे के लिए हमारे पास एहतराम है, सद एहतराम है। अगर किसी शख्स से इतराज़ है तो उससे बात की जा सकती है, उसका नाम लिया जा सकता है। ये क्या बात हुई कि आप नाम नहीं ले सकते इसलिए कि वो ताकतवर हैं, इसलिए कि वो बहुत ताकतवर हैं, इसलिए आप उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या आप अपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते? ये कोई होली काव का चक्कर जो है ये ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो अभी नई चेंजेस हुई हैं इस इदारे के अंदर, वो दे विल रीथिंक, वो अपने इदारे को मजबूत करने के लिए और अपने इस बात को कि वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं, इसको री इन्फोर्स करने के लिए वो कार्रवाई और काम ज़रूर करेंगे। हम वेट एंड सी वाली पोजीशन में हैं इस वक्त। हम टाइम देना चाहते हैं नए आने वालों को कि वो सेटल हो जाएं और वो फिर अपना एक लाएमल अपना प्रोग्राम दें कि वो किस तरह से आगे चलना चाहते हैं। हमारे पास तो एग्जाम्पलरी एक पीरियड था जब हम हुकूमत में थे कि इदारों के साथ किस तरह से हम मिलकर आगे चले। हम एक पेज पर थे, हम एक पेज पर रहे, हमने उनसे मुशावरत भी की, उन्होंने भी हमसे मुशावरत की, हमने फैसले भी कंबाइन किए और बहुत ज़बरदस्त एक फ़्लो के साथ हम चल रहे थे। हमें तो यही नहीं पता लगा कि ये जो दरार आई, ये आई किधर, ये ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये किस तरह से राहें जुदा हुई और किसकी मर्ज़ी और किसकी मंशा पे जुदा हुई। अब जब सारी चीज़ें आश्कार हो रही हैं, सामने आ रही हैं चीज़ें, उनका बताया जा रहा है। और जो आप बात कह रहे हैं कि खान साहब बाजवा साहब का नाम लेके बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। वो इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, ही इज़ नॉट। चले अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, एक स्टेटमेंट खान साहब की आई कि जी जब उन पर हमला हुआ तो 4 गोलियां जो हैं फॉर्चुनेटली वो आपके कपड़ों में से छूकर वो निकल गई। जरा बताइएगा कि हुआ क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहा गया कि जी वो तो 4 असल में बंदूक वाली नहीं, डिस्प्रिन की गोलियां बरामद हुई थी आपके। आदिल, बात तो ये कि डिस्प्रिन से तो बात आगे निकल चुकी है सोशल मीडिया पे लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ था और जिस वक्त ये फायरिंग हुई, जब हम कंटेनर पर गिरे तो आई थॉट कि मुझे गोली लगी है, बिकॉज मेरे कपड़ों में फ़ोन काफ़ी लगा हुआ था। वो मुझे बाद में पता चला कि वो खान साहब का फ़ोन था। तो जब मैं नीचे उतरा हूँ तो मैंने देखा कि मेरे कपड़ों में छेद थे और बुलेट के होल्स थे, और वो बुलेट होल्स
मुझे CCPO जो हमारे डोगर हैं जी, उन्होंने मुझे निशानदेही की कि आपके कपड़ों में ये 6 बुलेट होल्स हैं सारे, कि आपको लगी है कहीं? मैंने कहा नहीं। तो देन उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके बुलेट होल्स हैं और आपने ये फोरेंसिक ऑडिट कराना है इनका। मैंने कहा ठीक है, मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर मेरी उनसे भी चंद दिन पहले बात हुई। लेकिन आपको मैं कपड़े अगर अपने दिखाऊँ ना, तो आप हैरान होंगे देख के कि वाकई ये कोई मुआवजा ही हो सकता है कि जिसके कपड़ों में से इस तरह से बुलेट्स निकल जाएँ और वो बच जाए, खराश तक ना आए, उसको ये मुआवजा ही हो सकता है। और यही खान साहब ने बात नरेट भी की, जिसको लोगों ने थोड़ा सा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे तो लोग मज़े लेते हैं ना, तो वो एंजॉय मैंने भी बड़े किए। इमरान अब अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो हम अमान में रखे हमेशा। लाइव विद आदिल शाहज़ेब को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत हायर एजुकेशन कमीशन के ऑर्डिनेंस में दर्जन भर तरामीम करके उसके कई इख्तियारात वजारत तालीम के सुपुर्द करने जा रही है। इस सिलसिले में काबीना की ज़ैली कमेटी बराए कानून साजी ने HEC के 2002 के ऑर्डिनेंस में तब्दीली के लिए तरमीमी ड्राफ्ट की मंजूरी भी दे दी है। तरामीम के मुताबिक HEC चेयरमैन से वफाकी वजीर का जो उनके इख्तियारात थे वो वापस ले लिए गए हैं। HEC के चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़ है, जो PTI की हुकूमत में 4 से 2 साल हो गई थी। एक और तरमीम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ वजारत तालीम को HEC की कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ है। HEC के कमीशन से बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबरान की तैनाती का इख्तियार भी वापस ले लिया गया और अब HEC के चेयरमैन की सीट खाली होगी। वज़ीर-ए-आज़म 3 माह के लिए किसी को भी इजाफी इख्तियार दे सकते हैं, जो नए सरबराह की तैनाती तक बरकरार रहेगी और उसी को चेयरमैन के तमाम इख्तियारात जो हैं वो हासिल होंगे। HEC बोर्ड भर्ती के कानून बनाएगा लेकिन मंजूरी वजारत तालीम देगी। इस तरह के कई और तरामीम है जिनकी कोशिश जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी की गई। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाज हमारे साथ मौजूद है। रियाज, क्या ये तरामीम है? आदिल, तकरीबन ये 20 के करीब जो तरामीम है और इसमें HEC का जो 2002 का ऑर्डिनेंस था उसको तकरीबन एक किस्म के बदल के जो है रखने के मुतरादिफ है। इसमें जो कई तरामीम है, मिसाल के तौर पर कुछ का आपने जिक्र किया कि जो वफाकी वज़ीर का ओहदा था, चले उनसे वो ले लिया, वो तो खैर वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के हवाले से वजारत कानून को जो है बाख्तियार कर दिया गया है। वजारत तालीम है उनके पास इख्तियार आ गया है। तो ज़ाहिर है ये इनिशिएट ही जो अमेंडमेंट्स थी, ये जो बिल है तरमीमी बिल, ये इनिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर जो वजारत तालीम है उन्होंने किया है। और इसके बाद ऐसी तरामीम है जिसमें न सिर्फ कमीशन के मेंबरान, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो इख्तियारात हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें, यानी एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो पहले HEC और उसका कमीशन करता था, वो इंटरव्यू करते थे और वो सारा कुछ होता था। अब बाकायदा तौर पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इख्तियार दिया गया कि वो ये करेंगे, इश्तिहार देंगे और सारा कुछ होगा। तो ज़ाहिर है ये सारे मामलात ऐसे हैं। इसके अलावा और ऐसी कई तरामीम है जब बाकायदा तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन की जो इख्तियारात हैं उसको अंडरमाइन करने की बाकायदा कोशिश हुई है। और HEC जो और बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर से मेरी बात हुई तो वो इस हवाले से खासे परेशान है और उनका ये कहना था कि आइंदा के आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पे वो लाए अमल भी बनाएंगे कि इसको मजीद हुकूमत को कैसे रोका जा सके कि इन तरामीम को जो है वो बाकायदा काबीना और पार्लियामेंट से पास ना हो सकेंगे। तो ये गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ तकरीबन यही है कि वो बेहतरी के लिए, HEC की बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि HEC के ऑफिशियल्स और प्रोफेसर्स वगैरह जो हैं वो कंसर्न है। मेन कंसर्न की मेन वजह उनकी क्या है? उनकी मेन कंसर्न ये है कि ये एक HEC जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिस तरह ओगरा है, जिस तरह पेपरा है, नेपरा है, ऐसी बहुत से इदारे जो हैं वो इस मकसद के लिए बनाए गए थे कि वो हुकूमती तसल्लुत से और हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद होंगे। लेकिन यहाँ पे इसे लग गए ऐसे रहा कि वजारत तालीम के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके कब्ज़े में चीज़ें आ जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो PhD डॉक्टर्स होते हैं, कमीशन मेंबर्स में प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे इख्तियारात लेके जब आप यहाँ पे ले आएंगे तो इनके मरहून मिन्नत होगा, बाकायदा तौर पर इनकी मंजूरी से मशरूत होगा ये सारा सिलसिला। बहरहाल इस ड्राफ्ट के आने के बाद एक खबरी मामला ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये खबर पहुंची है कि CCLC ने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का उसमें नोट शामिल नहीं था। तो अब इन्होंने बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पहले नोट लिया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि क्या इन तरामीम को काबीना में रखा जाए या नहीं। रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फीडबैक आज के शो पर जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।